रीमा अब एक बच्चे की तरह हो गई है। रूठना, मनाना, हंसना, खिलखिलाना और किसी से बात ना करना, किसी भी समय सो जाना, जाग जाना, चौंक जाना, अजीबोगरीब बातें करना, कभी खिलखिलाना, कभी रूठ जाना। बिल्कुल एक बच्चे की तरह रीमा व्यवहार कर रही है। टेस्टिंग की सारी रिपोर्ट आ चुकी है। परेश उन रिपोर्ट्स को लेकर कुशाग्र के पास गया। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस बीपी कुछ बढ़ा हुआ था, बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। कुशाग्र चिंतित हो गया। उसने परेश से कहा कि परेश, ये मामला कुछ और ही लगता है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो मैं क्या दवाई दूँ? अगर दिमागी कमज़ोरी है तो उसके लिए कुछ विटामिन्स काफ़ी रहेंगे या कुछ ताकत की दवाइयाँ दे देता हूँ, लेकिन उससे समस्या सुधरने वाली नहीं है। ये समस्या का समाधान नहीं है। हमें तो असली बीमारी पकड़नी है कि बीमारी आखिर है क्या। दोनों एक सच्चे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं कि थक हार कर परेश वापस घर लौट आता है। तभी रीमा के फ़ोन पर घंटी बजती है। रीमा के फ़ोन उठाने से पहले ही परेश चाहता है कि वो देखे कि कौन है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रीमा इस हालत में किसी से भी बात करे। रीमा फ़ोन उठा लेती है। उधर से उसकी बहुत विश्वास पात्र और बचपन की मित्र दिव्या का फ़ोन था। दिव्या ने उधर से चहकते हुए कहा, कहाँ है तू? और तू जब से कोसानी से लौट के आई तूने मुझसे बात नहीं की है। रीमा कोसानी का नाम सुनते ही घबरा गई, जैसे कि कोई अटैक होता है दोबारा से उस पे आ गया। वो कोसानी का नाम सुनते ही चीखने लगी, परेश, तुम मुझे ज़बरदस्ती कोसानी से क्यों लेकर आए? मैं नहीं आना चाहती थी, तुम मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आए। तुम मेरे बैजू से अलग कर दिया तुमने। तुम ही हो परेश जिसने मेरे बैजू से मुझे अलग किया है। उधर से दिव्या रीमा की सारी बातें सुन रही थी। उसको लगने लगा, ये बैजू कौन है और रीमा उससे अलग होने की बात क्यों कर रही है? आखिर ये माजरा क्या है? उसे सब्र नहीं हुआ, उसे फ़ोन को काट दिया और फटाफट तैयार होके रीमा के घर पहुंच गई। वो रीमा से बहुत प्यार करती थी और रीमा को इस हालत में नहीं देख सकती थी। कहीं ना कहीं दिव्या को गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर ये किस व्यक्ति का नाम ले रही है। और फिर हमारे समाज में शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेता है तो अशोभनीय माना जाता है। खैर, रीमा फटाफट उसके घर आती है। परेश चाहता था कि वो दिव्या से सारी बात करे और रीमा की स्थिति से अवगत कराए, क्योंकि उसको पता था कि दिव्या रीमा की सबसे विश्वास पात्र मित्र है। दूसरी बात, उसे सुचिता भाभी का डर सता रहा था। जिस तरीके से वो जानने की उत्सुकता जता रही थी और उनके कमरे के चक्कर काट रही थी, कभी नाश्ते के बहाने, कभी दूध के बहाने, और वो चाह रही थी कोई छोटा सा सिर उन्हें पकड़ में आ जाए, उसका भी परेश को डर सता रहा था। इसलिए उन्होंने दिव्या की मदद लेना उचित समझा। जैसे ही परेश ने दिव्या को बताना शुरू किया कि कोई बैजू नाम का व्यक्ति है जिससे रीमा बेतहाशा प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है, दिव्या गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा, नहीं, रीमा ऐसा नहीं कर सकती।
रीमा इस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं है। और फिर मैं रीमा को बचपन से जानती हूँ, उसकी ज़िंदगी में कोई बैजू नाम का लड़का नहीं है, और अगर होता तो कभी परेश तुमको धोखा नहीं देती। वो परेश चिंतित था। उसने कहा, मुझे विश्वास है रीमा के ऊपर कि रीमा कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन दिव्या, जो सच है उसे ठुकराया भी नहीं जा सकता। आखिर बात कुछ और है। फिर परेश ने कुशाग्र से हुई सारी बात दिव्या को बताई कि मुझे और डॉक्टर कुशाग्र को सिर्फ यही शक है कि कहीं यही संभावना है कि कहीं पिछले जन्म की कुछ यादें हैं जो रीमा को दोबारा उखड़ कर आ गई हैं, और उन यादों से उसका कोसानी से कोई संबंध है। इसीलिए वो जब से कोसानी से आई है तब से उखड़ी उखड़ी है। और कोसानी से क्या आई है, कोसानी में भी उसकी यही हालत थी। वहाँ के उन लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने जो कुछ बताया है, उससे इसी निष्कर्ष पे पहुँचा जा सकता है कि कोसानी ही वो सिरा है जहाँ से सारी असलियत को समझा जा सकता है। इस बार दिव्या अपनी मित्र को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित और दुखी हो गई। उसकी आंखें भर आई। उसने विनम्र निवेदन किया परेश से, परेश, रीमा बहुत अच्छी लड़की है। प्रेम को प्रेम के व्रत से बांधा जा सकता है। इस समय रीमा को तुम्हारे प्यार की सख्त ज़रूरत है, तुम्हारे अपनेपन की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि तुम रीमा का साथ नहीं छोड़ोगे और तुम रीमा को गलत नहीं समझोगे। नहीं नहीं दिव्या, मैंने कभी रीमा को गलत नहीं समझा। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ और मैं इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहूँगा। वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि सुचिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है। चाय लाना तो सिर्फ एक बहाना था। दिव्या को मिलकर वो सारी बातें समझना चाहती थी। उस कमरे के भीतर हो रही गर्माहट को जानना चाहती थी कि आखिर उस कमरे के भीतर क्या हो रहा है। जो बातें दिव्या को पता हैं वो उसको क्यों नहीं पता है। यही जानने की उत्सुकता उसको बार बार उस कमरे के दरवाजे पर लाकर खड़ा करती थी। कुछ बातें सुचिता ने सुन भी ली थी, जैसे उसके मन में बार बार बैजू नाम कौंध रहा था कि आखिर रीमा किस बैजू की बात कर रही है। अरे बड़ा मसाला मिल गया था उसको कि रीमा किसी बैजू नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी या प्रेम करती है। पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई फिर तो पूरे घर में मेरी धाक जम जाएगी और रीमा की किरकिरी हो जाएगी। हाँ, रीमा को कुछ होना ज़रूर नहीं चाहिए क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है और वो मेरी एक मित्र की तरह है, लेकिन जो रुतबा मैं चाहती हूँ वो रीमा को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और फिर ये बातें जब मैं सबको बताऊँगी तो कितना मज़ा आएगा। अपनी इन्हीं बातों से सुचिता अंदर ही अंदर मंथन करते हुए प्रसन्नता से भरी हुई थी, जैसे कि उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। इसी प्रसन्नता में डूबी हुई वो जब कमरे के भीतर दाखिल हुई, परेश और दिव्या सकपका गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुचिता ने कुछ सुन लिया हो और वो उसका गलत फ़ायदा उठाए। खैर जो भी हो, दिव्या ने परेश को इशारा किया कि तुम चिंता मत करो, सुचिता भाभी को मैं देख लूँगी, मैं अपनी तरीके से उनको समझा दूँगी। परेश
थोड़ा बेफिक्र हुआ। वो जानता था कि दिव्या बहुत कुशल है इन चीज़ों में, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है वो, और वो अच्छे से इस हालात को संभाल लेगी। खैर, परेश ने कहा कि मुझे देर हो रही है, मैं क्लिनिक चलता हूँ, तुम दोनों सहेलियाँ आपस में बैठकर बात करो। अब दिव्या भी यही चाहती थी कि कुछ पल वो रीमा के साथ अकेले में बिताए, बशर्ते शुचिता कमरे से चली जाए। यहाँ पर शुचिता ने भी अपनी गरिमा का परिचय देते हुए कमरे से बाहर चली गई और दिव्या जानने में लग गई रीमा की वो सारी बातें कि आखिर रीमा के भीतर क्या चल रहा है। परेश के जाने के बाद रीमा ने जैसे दिव्या के सामने अपने आप को उड़ेलना शुरू कर दिया। बस वो चीख रही थी। 4 बातें, कोसानी से लेकर दिल्ली तक वो यही 4 बातें लगातार दोहरा रही है, लेकिन ना तो कोई उसकी इन बातों पर विश्वास कर रहा है, ना कोई बातें समझ रहा है। उसकी हालत, उसकी दशा, उसकी तड़प, और ना कोई उसकी तड़प को दूर कर पा रहा है। लेकिन आज दिव्या के सीने से लगकर रीमा को बहुत शांति मिली। उसे लग रहा था कि जैसे दिव्या बहुत बड़ा सहारा बनकर आई हो, और ज़रूर वो मुझे मेरे बैजू तक पहुंचा देगी। परेश क्लिनिक जाते जाते ये तो पक्का तय कर चुका था कि जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि रीमा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्ते दोस्तों, आगे की कहानी लेकर कल शाम हम फिर मिलते हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही हो और आपके दिल के किसी कोने को छू रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।